यूनिट तैयार स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, टूल्स टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खूब सारा क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड अदर एडवांस मेथड्स, इन सब चीज़ों को हम लोग खूब जम के अध्ययन करेंगे, है ना। खास बात क्या होने वाली कि इसके रिलेटेड सारी वीडियोस मैं पब्लिक भी करूंगा, खाली इसकी टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन की मैंने सोचा है कि इसकी सारी वीडियोस जितना भी पढ़ाऊंगा सब पब्लिक रहेगा लोग, क्योंकि ये यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कंटेंट बहुत बहुत कम है, तो 1 बाय 1 ये चलता रहेगा, पूरी सीरीज रहेगी, है ना। जिन किसी को भी आपको शेयर करना है वो शेयर करते रहेंगे, अच्छा लगेगा तो शेयर करेंगे जरूर। पहली टेक्निक क्या आने वाली है हम लोगों को, क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी, तो ये टूल्स टेक्निक इंस्ट्रूमेंटेशन की पहली वीडियो हो रही है आप लोग के लिए, पहली क्लास हो रही है, और उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। क्या होती है, सेपरेट किया जाता है, यहाँ पे सेपरेट करते हैं हम लोग। सेपरेट किससे करते हैं, मिक्सचर से। सेपरेशन कहाँ से होना है, मिक्सचर से सेपरेशन कराना है हमको, मिक्सचर से सेपरेट कराने की प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी, है ना। तो मिक्सचर से किसी चीज को सेपरेट करा ले लिया, मान लिया उस मिक्सचर में ए बी सी जेड कई सारे केमिकल मिले हुए थे, उन केमिकल से सी को सेपरेट कराना है, सी को सेपरेट कराना है, तो सेपरेशन टेक्निक है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेपरेट कराते हैं, क्या कराते हैं भाई, सेपरेट कराते हैं। दूसरा चीज, सेपरेट कराने के बाद पता भी लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली वो केमिकल है क्या, आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं, और उसकी मात्रा मतलब आइडेंटिफाई करने के अलावा वो कितनी मात्रा में है क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन, ठीक है, इन सब लेवल पे काम करता है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज, है ना। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई एक मिक्सचर है, या क्रोमेटोग्राफी में दो टर्म आने वाले हैं। पहला टर्म क्या आने वाला है, पहला टर्म आने वाला है, ये देखिए जो फोटो अभी पढ़ाई थी वो कल बनाई गई थी इस तरह से कैंसर बायोलॉजी में, ठीक है। पहला एक टर्म क्या आने वाला है, पहला एक टर्म आ रहा है स्टेशनरी फेज, है ना, एक आने वाला है स्टेशनरी फेज, है ना, और दूसरा क्या होता है, आता है मोबाइल फेज। ये इंपॉर्टेंट दो कंपोनेंट है किसी भी क्रोमेटोग्राफी के। मान लिया गया कि एक सेलुलोज पेपर है ना, एक सेलुलोज पेपर है, ठीक है, एक सेलुलोज का पेपर है, सेलुलोज का एक पेपर है, उस पेपर को ऐसे मैंने हैंग कर रखा है, इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे हैंग कर दिया गया है, सेलुलोज का पेपर को हैंग कर रखा है ऐसे खूब अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर एक मिक्सचर लेके आए हैं मेरे भाई, मिक्सचर लेके आए हैं। मिक्सचर के अंदर सोचो क्या क्या है, मिक्सचर के अंदर वाटर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर है, और शुगर है, चीनी है। इन सब का मिक्सचर हमने बना लिया है। लाल रंग थोड़ा डाला, नीला रंग डाला, पानी डाला और चीनी डाली, घोल लिया। ये पूरा का पूरा एक मिक्सचर बन चुका है। अरे भाई ध्यान लगाना, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, एक मिक्सचर बन चुका है। अब इस मिक्सचर का ये जो भी ड्रॉप तैयार हुई, मान लिया ये मिक्सचर तैयार हुआ, अब इस ड्रॉप को, ये जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है ना, अब इसकी एक ड्रॉप यहाँ पे रख दी और छोड़ दिया, तो ये ड्रॉप क्या होगी, धीरे धीरे ऊपर की ओर भागना शुरू करेगी मोबाइल फेज के साथ। इस ड्रॉप के अंदर के जो कंपोनेंट थे, यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर एक मोबाइल फेज का काम करेगी, पानी ऊपर भागेगा, पानी जब ऊपर भागेगा तो अपने साथ हरा रंग, लाल रंग नहीं, लाल रंग, नीला रंग और
रेड कलर, ब्लू कलर और शुगर को भी लेके ऊपर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन शुगर जो होती है वो ऊपर नहीं जा रही है, शुगर जो है वो ऊपर नहीं जा पा रही है। शुगर पता चला यहीं रह गई, शुगर पता चला तो यहीं पे रह गई, है ना, यहीं पे रह गई, ज्यादा ऊपर गई ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते, थोड़ा सा ऊपर, शुगर पता चला यहीं पे रह गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या पता चला कि जो रेड कलर है वो थोड़ा ऊपर तक ले जा पाया रेड कलर को, है ना, और जो ब्लू कलर है वो थोड़ा और ऊपर तक चला गया। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहां पर एक तरह का इंटरेक्शन चलता है, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स और स्टेशनरी फेज, मिक्सचर्स के कंपोनेंट और स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में एक इंटरेक्शन चलता है, किसके बीच में, मिक्सचर्स के कंपोनेंट, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में एक इंटरेक्शन चल रहा है। बहुत ध्यान लगाना, यहाँ पे एक इंटरेक्शन चल रहा है, क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इंटरेक्शन चल रहा है। अब इस इंटरेक्शन में कंपोनेंट कितनी दूर जाएगा ये डिपेंड करता है, कंपोनेंट कितनी दूर जाएगा ये डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कंपोनेंट मोबाइल फेज, वो कंपोनेंट का इंटरेक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा स्ट्रांग है या स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे शुगर जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं गई, क्योंकि शुगर का इंटरेक्शन जो है वो स्टेशनरी के साथ ज्यादा था, मोबाइल कह रहा था चल 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 मेरे भाई चल स्टेशनरी, लेकिन शुगर कह रहा मैं नहीं जा रही। फिर रेड कलर थोड़ा और ऊपर तक गई, मतलब रेड का इंटरेक्शन जो था वो स्टेशनरी के फेस के साथ कम था, जीरो नहीं था, कम था, कम था, है ना, कम था वो, तो स्टेशनरी फेस के साथ उसका इंटरेक्शन थोड़ा कम था, कम था तो क्या हुआ, थोड़ी दूर तक चला गया मोबाइल के साथ, और ब्लू कलर और दूर तक चला गया, ब्लू कलर और दूर तक चला गया। मान लिया दो तीन बच्चे हैं, है ना, तीन बच्चे हैं, एक बिल्कुल चिपकू बच्चा है, एक चिपकू बच्चा है ना, ए बी सी, तीन बच्चे हैं, एक बिल्कुल बहुत चिपकू बच्चा है, वो कहीं जाना ही नहीं चाह रहा है, उसको बाहर से कोई अंकल आए, आप पहुंची घरे, आओ बाबू चले, बाबू को जैसे गोद में लिए बाबू लगे रोने, बाबू आप हो मोबाइल फेस, आप, वो दूर जाने ही नहीं चाह रहे। दूसरा बच्चा है वो थोड़ा गेट तक जा रहा है, गेट जाने के बाद बाहर मुड़ के देख रहा है कि मम्मी कहाँ गई, अब वो रोना शुरू किया, वो मतलब थोड़ी दूर तक गया। तीसरा निकम्मा है, उसका मतलब है कि दिन भर बस घुमाते रहो, वो रो ही नहीं रहा, वो बहुत दूर तक जा रहा है, वो शॉप तक भी चला जा रहा है। इसके बाद याद आया कि अरे यार शॉप तक चले गए, मम्मी कहाँ रह गई, अब वो जाके रोया। तो ओवरऑल यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर एक डिफरेंशियल इंटरेक्शन चल रहा है, ठीक है, डिफरेंशियल इंटरेक्शन चल रहा है, ध्यान लगाना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पर मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। क्रोमेटोग्राफी का अगर प्रिंसिपल पढ़ के देखें तो यही जो ऊपर लिखा हुआ है, इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एफिनिटी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन अ स्टेशनरी फेज एंड अ मोबाइल फेज। तो जीवन काल से आप लोग इसका प्रिंसिपल पढ़ते चले आ रहे हो, क्या आज आपको प्रिंसिपल ये समझ में आया एग्जैक्टली कहता क्या है कि मिक्सचर का डिफरेंस, डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंस है, डिफरेंस है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है। कुछ स्टेशनरी फेज से बहुत प्यार है तो वो ज्यादा दूर स्टेशनरी फेज पे ट्रैवल नहीं करेंगे, और कुछ मोबाइल फेज से ज्यादा प्यार है तो वो मोबाइल के साथ साथ दूर तक स्टेशनरी फेज पे रन कर जाएंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपको प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का समझ में आया? और इस यूनिट को इस लहजे से समझना है कि कभी आपको रटना ना पड़े, है ना, बिल्कुल रटा रहे, हर चीज बिल्कुल तैयार रहे, कभी भी आपको पूरा रिवाइज करना पड़े 6 महीने बाद भी तो मैक्सिमम 8 घंटे 10 घंटे, एक दिन बहुत है पूरा पूरा सब कुछ रिवाइज करने के लिए। सिर्फ 2 लोग बोले हमको समझ में आया, बाकी लोग को नहीं आ रहा क्या? ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जिनकी हाई एफिनिटी होगी स्टेशनरी फेज के साथ में, है ना, वो धीरे धीरे मूव करेंगे, मूव स्लोली। अब बताओ, सिर्फ प्रिंसिपल ही हमको पता होना चाहिए, और प्रिंसिपल में कुछ रटना ही नहीं है, इतना प्यारा 2 एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक छोटे बाबू वाला एग्जाम्पल दे दिया है, 3 बच्चे हैं, उन आप लोग के सब लोग जीवन काल में किए होंगे, बच्चे को लिए होंगे, एक बच्चा जो है, एक बच्चा है वो घुमक्कड़ है, उसको तुम जैसे गोदी दिखाओगे वो तुम्हारे पास आ गया, उसका मोबाइल फेस के साथ उसको बैठने में इंटरेस्ट नहीं है,
बैठने का मतलब स्टेशनरी फेज में उसको इंटरेस्ट नहीं, वो घूमना चाह रहा है, उसका मोबाइल के साथ इंटरेस्ट है। और दूसरा बच्चा है, उसको गोदी जैसे लेने की कोशिश करोगे वो तुरंत ही रोने लग जाएगा। तो उसको उसको क्या है, उसको माता की गोद से चिपके रहने में बड़ा मजा आ रहा है। माता की गोद को हम लोग मान सकते हैं स्टेशनरी फेज है ना। तो ये बस यही याद रखना है। तो जो स्टेशनरी फेज के साथ में इंटरेक्शन एफिनिटी ज्यादा करेगा उसका मूवमेंट कम होगा। जो मोबाइल फेज के साथ शो करेगा उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। इसमें क्या रटना है, कुछ नहीं रटना है, कुछ रटने वाला ही नहीं है। पूरा ओवरऑल जो प्रिंसिपल दिया गया उसी से पढ़ना है हम लोग को। प्रिंसिपल के इर्द गिर्द पूरी क्लास घूम रही है। एज अ रिजल्ट डिफरेंट कंपोनेंट, अब जो मोबाइल फेज से ज्यादा भागेगा वो दूर चला जाएगा, जो मोबाइल फेज के थ्रू भागेगा, मोबाइल फेज के साथ जाएगा वो दूर चला जाएगा, और जो स्टेशनरी फेज से जिनको प्यार रहेगा वो वही चिपके रह जाएंगे। तो ओवरऑल दोनों हो गए क्या, सेपरेट। और सेपरेशन ही तो कराना है हम लोगों को, सेपरेशन ही तो कराना है क्रोमेटोग्राफी में, तो सेपरेट कर दिया गया। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज करी जाएंगी। पहला होता है स्टेशनरी फेज, द फेज दैट रिमेन्स फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है, जैसे कि अभी हमने सेलुलोज का पेपर लिया, रिमेन फिक्स्ड एंड इंटरैक्ट विद द सैंपल, और सिंपल सैंपल के साथ इंटरैक्ट करती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। मोबाइल फेज जो मूव करता है उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं अभी वो हम लोग आगे देखेंगे, पूरी पूरी टेबल मिलेगी अच्छे से। थ्रू द स्टेशनरी फेज कैरीज द सैंपल। तीसरा सैंपल क्या है, वो मिक्सचर है जिसको हमें सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल के नाम से जान रहे होते हैं। इलिवेंट क्या होता है, द सॉल्वेंट इंटरिंग द क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम, जो सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट है ना जिसके अंदर डिजोल्व कर दिया गया है, जो क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम को, जिसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम के अंदर जिसको हमने इल्यूट करके डाला है ना। कैसे, अब हम लोग समझते हैं, ऐसे समझो, मान लिया गया कि हम लोग जीसीएमएस करते हैं, जैसे मैं करता था जीसीएमएस, तो जीसीएमएस समय क्या करते थे, जीसीएमएस के समय एक हम लोग सॉल्वेंट लेते थे, है ना, जीसीएमएस के समय एक सॉल्वेंट लेते थे, जीसीएमएस करवाना है उसके पहले सॉल्वेंट लेते हैं। मान लिया हमारा जो काम था वाटर में था, अब वाटर में हम लोग जानना चाह रहे थे कि कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, वाटर में हम लोग जानना चाह रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्या कंटामिनेशन है पानी के अंदर। ये पानी हो गया भैया, ये क्या हो गया, ये वाटर है, इस वाटर के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, हम लोगों के अंदर इच्छा जगी कि जरा पता तो करें। जो प्रदूषित पानी किसी ट्रीटमेंट प्लांट से निकल रहा है उस पानी में कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो उस पानी को लिया और अलग अलग सॉल्वेंट से, अलग अलग सॉल्वेंट से, डाई इथाइल ईथर ले लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, है ना, बहुत तरह के सॉल्वेंट से, उससे ले जाकर के इसको ट्रीट कराया। क्या ट्रीट कराते थे, क्या ट्रीट कराते थे, एक सेपरेटिंग फनल होती थी ऐसे सुंदर सी, एक सेपरेटिंग फनल होती थी, ऐसे मटकू होता है उसके अंदर, और मटकू के बाद आप लोग ऐसी फनल देखे होंगे जीवन में, है ना, और एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक, इस सेपरेटिंग फनल में इस वाटर को ले लेंगे, है ना, वाटर को ले लेंगे और उस वाटर में सॉल्वेंट डाल देंगे, एक परफेक्ट रेशियो, एक डिफाइंड रेशियो के टर्म में कि इतना पानी और इतना सॉल्वेंट, और लेकर के उसको देर तक ऐसे रख करके शेक करेंगे, है ना। आपके लैब में जो भी डिजर्टेशन वाले हैं, पीएचडी वाले, वो सब करते रहेंगे, करते हुए दिखेंगे, है ना। आगे जब डिजर्टेशन करोगे या पीएचडी कर रहे होंगे, वो शेक करते हुए आए दिन आपको ऐसे प्राणी मिल जाएंगे। तो वो जो शेक करेंगे वो कर क्या रहे कि इस पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसको हम लोग कहाँ पहुंचा दे, उस सॉल्वेंट के अंदर पहुंचा दे, जो सॉल्वेंट हमने यूज किया है, ये डाइथाइल ईथर वगैरह, है ना, और क्लोरोफॉर्म वगैरह, या जो भी बहुत तरह के सॉल्वेंट हो सकते हैं, उस सॉल्वेंट के अंदर पहुंचाना है। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट किसका काम कर रहा है, ये सॉल्वेंट पानी से, है ना, अर्थ जो है जो उसका शब्द है उसी से उसकी पूरी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। पानी से, वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को इल्यूट करके सॉल्वेंट में ले आ रहा हूं, उस प्रोसेस, उसको बोलते हैं इल्यूट, है ना। उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, इल्यूट बोलते हैं। ये इल्यूट क्या करता है, एक तरह का सॉल्वेंट है, लीविंग द क्रोमेटिक। अब इसी इल्यूट को हम लोग ले जा करके, इसी इल्यूट को ले जा करके हम लोग ले जा करके क्या करते हैं, इसको फर्दर कंसंट्रेट भी करते हैं, खूब सारा कंसंट्रेट भी करते हैं, पानी भी कंसंट्रेट करते हैं, रैंडम पानी नहीं लाते, कंसंट्रेट करते हैं ना, खूब सारा कंसंट्रेट कराते हैं। कंसंट्रेटिंग फनल्स होती है बहुत सारी, है ना, बहुत अलग अलग लैब से अलग अलग तरह की टेक्निक यूज कर सकते हैं इस पानी को कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेट करके इसके बाद हम लोग जो भी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम है उसमें जाकर के इसको इंटर करा देते हैं। तो ये जो लिक्विड यहाँ पर काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, इल्यूट का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है कंपोनेंट्स को,
कंपोनेंट्स को, जैसे कि यहाँ पे पानी से कंपोनेंट को सेपरेट करने का काम कर रहा है, मतलब डायरेक्ट वाटर नहीं डाल देते। इल्यूजन, इल्यूजन अब इससे निकालने की जो प्रोसेस कहलाई जा रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग सैंपल्स कंपोनेंट थ्रू द स्टेशनरी फेज बाय द मोबाइल फेज, है ना। स्टेशनरी फेज के द्वारा ये जो हमने किया, यहाँ पर ये जो लगातार ऊपर की ओर भाग रहा है, ये प्रक्रिया क्या कहलाई जाती, इल्यूजन कहलाई जाती है। ये क्या कहलाई जाती, इल्यूजन कहलाई जाती है। बोलिए भैया क्या टर्मिनोलॉजीज, जो 5-6 टर्मिनोलॉजी और हैं क्या, नहीं बस इतनी 6 टर्मिनोलॉजीज आपको क्या समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान है। अब ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के हिसाब से देखा जाए, इनके बेस पे कैसा स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज यूज किया जा रहा है, उसके बेस पे क्रोमेटोग्राफी जो है वो कई तरह की होती है। क्रोमेटोग्राफी कई तरह की होती है। पहला आने वाला है आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? पेपर क्रोमेटोग्राफी आपने खुद देखा होगा। आपने देखो, एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। आप जीवन काल में क्या करते हो कि मान लो कोई एक पेन लिया, ऐसे पेन, और पेन को ला करके, ये मान लिया ये पेज है, पूरा पूरा व्हाइट पेज है, और पेन पेज पे ला करके इस पेन को ऐसे रख दिया। तो जब इस पेन पेज पे ला करके इस पेन को, थोड़ा पेन को बड़ा कर ले जिससे लगे कि मैंने रखा है ना। अब इस पेज पे लाकर इस पेन को ऐसे रख दिया और रखे रहो, उसी पेज पे ऐसे टच में बनाए रखो, है ना। उसी पेज पे इस पेन को टच में बनाए रखोगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा या नहीं दिख सकता है, दोनों बातें। क्या दिख सकता है कि इसकी इंक जो है वो धीरे 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 चारों तरफ फैलना शुरू कर जाएगी, चारों तरफ फैलना शुरू करती है। एक तो ये कहानी हो सकती है ना। जो पहले देसी पेन चलते थे निब वाले, है ना, उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है, या ऐसी कुछ इंक हो सकती है ना, ऐसा देखने को मिल सकता है। या ऐसा भी मिल सकता है कि जिस पॉइंट पे आपने इंक रखी है बस वो वहीं पे रहे, वो फैले ना। दोनों काम हो सकते हैं। ये फैलेगा या नहीं फैलेगा, ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है ना। ये दोनों बातों पे डिपेंड करता है। पहला किस पे डिपेंड कर रहा है मेरे भाई? पहला डिपेंड कर रहा है कि वो पेज कैसा है। वो पेज, वो रफ वाला पेज जो हल्का सा ग्रेइश कलर का यूज किया जाता है, हल्का सा ब्लैकिश कलर का, ग्रेइश बोलना चाहिए, ब्लैक नहीं बोलना चाहिए, है ना, वो वाला है ना, तो इंक फैल जाएगी। लेकिन एक जो नॉर्मल आप पेज, बढ़िया वाला पेज यूज कर रहे हो, A4 साइज पेज कर रहे हो, है ना, जेके वाला यूज कर रहे हो, वहां पर फैलने के चांसेस कम है, वहां पे फैलने के चांसेस कम है। तो पहली बात तो पता चली कि ये पेज पे डिपेंड कर रहा है कि जो पेज आप यूज कर रहे हो, जो पेपर आप यूज कर रहे हो वो कैसा है। दूसरी चीज इस पे भी डिपेंड करती है वो इंक कैसी है, वो इंक कैसी है ना। मान लिया वो इंक कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है ना। वो जेल इंक है तो जेल इंक फैलती है ज्यादा, है ना, और डॉट वाली जो इंक होती है वो कम फैलती है, वो बहुत धीरे धीरे फैलती है। कलर पे भी डिपेंड करता है, आप ध्यान लगाना। ब्लू कलर और ब्लैक कलर को ही क्यों प्रेफर किया गया? क्योंकि वो कम फैलता है। आप ध्यान लगाओ, पिंक कलर यूज करो, रेड कलर यूज करो, और आप अपनी कॉपी को 6 साल पुरानी कॉपी निकाल के देखो, आप देखो कि 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल पुरानी कॉपी, और अगर वहां पर थोड़ा बहुत नमी भी है तो आप देखोगे उसकी सारी की सारी जो इंक है, खासकर जो ग्रीन, है ना, रेड, पिंक, ये अगर कलर यूज कर रखे होंगे तो वो फैल चुकी होगी। क्या इतनी बातें आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये जो फैलना है, ये जो मूवमेंट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्टेशनरी पे भी डिपेंड करता है, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि वहां पर जो सॉल्वेंट, जो सॉरी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये स्टेशनरी पे भी डिपेंड कर रहा है, या ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो आपने कंपोनेंट लिया उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जो कंपोनेंट लिया वो इंक कैसी ली है। बोलिए, कुछ भी रटने लायक है क्या इसमें? दैनिक जीवन में सब करते चले आ रहे हो। अब इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पर जब पेपर आपने लिया, सेलुलोज का पेपर ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर वाटर ट्रैप इन पेपर एक्ट एज स्टेशनरी फेज। यहाँ पर जो वाटर जो है वो जो ट्रैप हो रहा है पेपर में, मान लिया नम वाली एरिया में, नमी वाले एरिया में आपने कॉपी रख दी जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, आप देखोगे धीरे धीरे उसकी इंक फैलने लगेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर से पानी है वो पेजेस एब्जॉर्ब करेगी, और वो पानी उसी पेजेस पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगी, और जब मूव करेगी तो अपने साथ इंक बहाएगी, और इंक जब बहाएगी तो आप देखोगे रेड कलर की या पिंक कलर की, इस तरह की, या ग्रीन कलर की, ये इंक तेज भागेगी, और ब्लू और ब्लैक कलर की कम फैलेगी। क्यों? क्योंकि ये धीमे भाग पा रही है। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? दूसरी बात क्या चल रही है
मोबाइल फेज यहाँ पर पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज हो सकता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज हो सकता है, जैसे कि ब्यूटेनॉल, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि वाटर, है ना। वाटर भी यूज हो सकता है, हालांकि वाटर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है ना, लेकिन वाटर को भी हम लोग एज अ मोबाइल फेज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक और क्रोमेटोग्राफी, और सारी क्रोमेटोग्राफी खूब अच्छे से पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर का मतलब ये पतली एक लेयर रखेंगे। यहाँ पर पतली लेयर काहे की होगी, या तो एल्यूमिना की होगी या तो सिलिका की होगी। सिलिका यहाँ पर रेत का मतलब नहीं है ना, यहाँ पर रेत का मतलब नहीं है, सिलिका का यूज होगा, है ना, सिलिका का यूज होगा, या तो एल्यूमिना का यूज होगा। एल्यूमिना या सिलिका की पतली लेयर बना लेते हैं और उसको एज अ स्टेशनरी फेज की तरह यूज करते हैं। कैसे बनाते, क्या बनाते, जानने के लिए टीएलसी पे जब पढ़ाएंगे, है ना, तब बताएंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जनरली यूज होता है, यहाँ पे जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज होता है। इसके अलावा क्या है, एक और है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हम लोग क्या लेते हैं, इस बार सिलिका जेल ले लेते हैं, है ना। सिलिका जेल, कितने लोगों ने सिलिका जेल आज तक देखा है ना। अब आजकल तो सिलिका बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होती है। आजकल तो कुछ भी आप बाहर से ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा वगैरह पे, तो उसके अंदर भी छोटे छोटे पैकेट्स रखे होते हैं, है ना। वो पैकेट के अंदर ऐसे ऐसे सुंदर से पैकेट रखे, उसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स पड़ी रहती है, उसमें लिखा भी रहता है इसको, ये खाने की चीज नहीं है मेरे भाई, खाना नहीं है ना। तो ये खाने की चीज नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। वो काहे के पार्टिकल है, ठीक है, वो सिलिका के पार्टिकल्स हैं, सिलिका जेल के, ठीक है। सिलिका जेल के हाईली हाइग्रोस्कोपिक होती है, जो जो उस एटमॉस्फेयर को डेसिकेट कर सकती है। डेसिकेट का मतलब वहां पर पानी ना हो पाए, ठीक है, डेसिकेट कर सकती है। तो ये कहानी चल रही है यहाँ पर सिलिका जेल। सिलिका जेल आजकल खूब जम करके टूथपेस्ट में भी यूज किया जा रहा है। तो सिलिका जेल क्या है ना। इसके अलावा एल्यूमिना जेल, है ना, बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल एक कॉलम बना दिया गया और उसके अंदर सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल से इसको पैक कर दिया गया। यहाँ पर मोबाइल फेज क्या होता है, ये कोई सॉल्वेंट हो सकता है या तो कोई बफर हो सकता है। इसके अलावा क्या आ रहा है आपका, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में क्या हो रहा है, यहाँ पर आयन, यहाँ पर चार्ज्ड स्टेशनरी फेज रहती है। आयन एक्सचेंज में चार्ज स्टेशनरी फेज होती है। आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, जिसमें या तो कटायन होता है या तो एनायन होता है ना। थोड़ा थोड़ा सा मोटा बाटी, नहीं ज्यादा नहीं समझेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बनाते चलेंगे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे और मजा आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बफर का यूज करते हैं, साल्ट सोल्यूशन का यूज करते हैं विद चेंजिंग पीएच और आयनिक स्ट्रेंथ, है ना। समझेंगे कैसे किया जाता है। जेल फिल्ट्रेशन हो सकता है ना। यहाँ पे सेफेडेक्स या एग्रोज या पॉलीएक्रिलामाइड बीड्स का यूज करते हैं और यहाँ पर भी बफर यूज करते हैं एज अ मोबाइल फेज। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पर बीड्स विद इमोबिलाइज्ड लिगेंड्स का यूज करके, है ना, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी भी कराते हैं। एचपीएलसी, है ना, एचपीएलसी कराते हैं, और एचपीएलसी दो तरह की कराते हैं, एक कराते हैं नॉर्मल और एक कराते हैं रिवर्स। तो ये सारी एक एक टेक्निक। गैस क्रोमेटोग्राफी कराते हैं, और गैस क्रोमेटोग्राफी को कभी मर्ज कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके चीजें पढ़ेंगे, और हम बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि आपको अभी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। क्यों, क्योंकि अभी कुछ नहीं समझ में आया। जब एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको पूरी टेबल अपने मन से याद हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी देखते हैं, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, ये याद रखना है, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मैकेनिज्म पे बेस पे। पहला होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कितने लोगों को पता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कितने लोगों को नहीं पता है। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, किसको नहीं पता है, जल्दी से बतलाए भाई, बताओ, जिसको नहीं पता है वो बताए, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग बोल्ड पे लिखते हैं, बोल्ड पे, व्हाइट बोल्ड पे, है ना। तो ये सब वहां पर इंक क्या होती है, एडजॉर्ब होती है, वहां पर इंक क्या होती है, एडजॉर्ब। तो एडजॉर्प्शन, सिंपल एडजॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमिना होता है, और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंटरनल फिनोमिना है। जैसे जैसे बोल्ड पे इंक डाली तो वो सिर्फ बोल्ड की अपर लेयर पे रखी, सरफेस पे रही, तो बोल्ड पे इंक डाली तो वो कैसा हो गया, सरफेस फिनोमिना हो गया। लेकिन वही इंक अगर आपने स्पंज में डाल दिया तो वो पूरा पूरा इंक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो पूरा पूरा इंक एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब।
तो एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इंटरनल फिनोमिना है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, सरफेस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, इल्यूट करते हैं, सेपरेट करते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, आयर एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और सब लगभग पर डे एक दो, शुरू में तो एक ही पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के पर डे 2 तरह की क्रोमेटोग्राफी पढ़ना शुरू करेंगे। सब में बेसिक प्रिंसिपल वही रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर आने वाला है तो आपका क्लियर होता चला जाएगा, है ना। बेस्ड ऑन द मोबाइल फेज, मोबाइल फेज के बेस पर अगर देखा जाए तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, नॉर्मल फेज हो सकती है, रिवर्स फेज हो सकती है, हाइड्रोफोबिक हो सकती है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन, है ना, क्रोमेटोग्राफी हो सकती है आपकी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी हो सकती है। ये लिक्विड अगर है, अगर गैस है तो उसको गैस क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे, और अगर सॉलिड हो रहा है या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हो रहा है, जो केवल और केवल CO2 के केस में देखने को मिल रहा है हम लोगों को, है ना, तो उसको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो इतनी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद हो सकता है बेस्ड ऑन द क्रोमेटोग्राफिक बेड, अभी तो मोबाइल फेस पढ़ रहे थे, अब हम लोग किसके बेस पे पढ़ेंगे, स्टेशनरी फेस के बेस पे। तो वो प्लेनर हो सकता है, वो पेपर हो सकता है ना, प्लेनर में भी कौन सा, पेपर हो सकता है या थिन लेयर हो सकता है। थिन लेयर, सिलिका जेल की एक थिन लेयर बना दी गई है, सिलिका की एक थिन लेयर बना दी गई है ना, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ क्रोमेटोग्राफिक प्लेट। इसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, या ये कैसा हो सकता है, पैक्ड कॉलम हो सकता है, या ओपन ट्यूबुलर, नॉर्मल जो हम लोग लैब में बनाते हैं वो क्या होता है, ओपन ट्यूबुलर रखते हैं, है ना, एक ट्यूब रहती है, उसके अंदर खूब सारा हम लोग क्या कर देते हैं, खूब सारा स्टेशनरी फेस डाल देते हैं, ऐसे से खूब सारा स्टेशनरी फेस भर देते हैं। खूब सारा स्टेशनरी फेस क्या हो रहा है, कॉलम ओपन ट्यूबुलर, है ना, ओपन ट्यूबुलर, या मार्केट में बने बनाए पैक्ड ट्यूबुलर ट्यूब्स भी मिल सकती हैं, पैक्ड कॉलम भी मिल सकते हैं, तो पैक्ड कॉलम भी हो सकते हैं। तो इतने तरह की क्रोमेटोग्राफी है आपके लिए, आपके जीवन में, और हम लोग अब इसको धीरे 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 करके इंटर करेंगे। कल पहली क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट होगी। आज की क्लास में ज़्यादा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। क्या नहीं समझ में नहीं आया है, अगर आपको मैं जो पूछ रहा हूँ वो जरूर बता दो। क्या आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया, क्रोमेटोग्राफी की ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए ये समझ में आ गए, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, बस इतना ही समझना था। टाइप्स के बारे में भी ज्यादा चक्कर में ये नहीं समझ में आया है अगर, कोई बात नहीं, कोई तनिक भी टेंशन नहीं लेना है, तनिक भी टेंशन नहीं लेना, ये तो तब समझ में आएगा ना, ये तो ऐसे रट जाएगा जब सारी क्रोमेटोग्राफी पढ़ा देंगे। ये नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही रखते हैं अभी, और कल से अब हम लोग वीडियो नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके क्रोमेटोग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी ही है, छोटी और प्यारी क्लास। मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में, ठीक है।